जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 कंप्लीट कर रहे थे, जिसके हमने 6 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका लेक्चर 7 देखने वाले हैं। और मैं आपको एक दो चीज़ और बता दूं कि अगर आपने हमारे CCS कंडक्ट रूल और LTC रूल के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने आपके थ्योरीज और MCQs दोनों को कंप्लीट कराया हुआ है। और कई बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि इसके एग्ज़ाम कब होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो नहीं किया गया है। जैसे ही कुछ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तब तक आप जो मैंने पढ़ा दिया है उसको आप कंप्लीट कीजिए। ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हम आज के लेक्चर की ओर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जितने भी आपके 6 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने पहली अनुसूची को कंप्लीट कर लिया है। आज से हमको दूसरी अनुसूची के प्रावधान जो हैं हमको वो पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो धारा 27 हमने पहली अनुसूची में पढ़ी थी, जिसमें विश्वविद्यालय के परिनियमन आपको दिए गए थे, तो उनको ही हम और डिटेल में आप देखने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें 2 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची को हमने कर लिया है। आज से हम इसकी अब दूसरी अनुसूची कर रहे हैं, जिसमें हम जो धारा 27 था आपका विश्वविद्यालय के परिनियमन, इनको अब हम और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले कुलाधिपति के बारे में हम देखेंगे कि कुलाधिपति के बारे में क्या क्या प्रावधान है क्या नहीं है। तो इसमें आपको 2 प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहला है कुलाधिपति की नियुक्ति देश के शैक्षणिक या सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद द्वारा सिफारिश किए गए 3 से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। तो आपको इसमें हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि कुलाधिपति कौन बन सकता है, या तो जो पहली बात तो जो शैक्षणिक रूप से अपने कार्य दे चुका हो या सार्वजनिक जीवन में वो क्या हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो। पहली चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ कौन सिफारिश करेगा, तो कार्य परिषद करेगी। कितने लोगों का पैनल होगा, 3 लोगों का पैनल होगा। उसमें से कौन करेगा, जो आपके विजिटर होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। तो 3 चीज़ आपको याद रखना है, किसके द्वारा किया जाएगा, कौन सिफारिश करेगा, कौन व्यक्ति बन सकते हैं। समझ आ गया है। फिर इसमें है परंतु यदि कुलाध्यक्ष मतलब विजिटर इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन ना करे तो वह कार्य परिषद से नई सिफारिशें मांग सकता है। मतलब क्या है कि कार्य परिषद ने 3 व्यक्तियों के नाम दिए, हमने ऊपर देखा है। उसमें से अब विजिटर को लगता है कि भैया हमें तीनों नाम पसंद नहीं आए हैं, आप हमें फिर से 3 नए नाम दो, तो वो क्या करेगा, फिर से नए नाम देगा। फिर इसमें है कुलाधिपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितने कार्यकाल के लिए काम करेगा यह है, तो 5 साल के लिए काम करेगा। क्या इसकी पुनर्नियुक्ति की जाएगी, तो नहीं। जो कुलाधिपति होंगे उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। पूछ लेगा कि इनको रीअपॉइंटमेंट किया जाता है कि नहीं, तो भैया इनको नहीं किया जाता है। फिर इसमें है परंतु कुलाधिपति अपनी पदावधि के अवसान होने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण ना कर ले। तो मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि उसके 5 साल हो गया वो तुरंत पद त्याग कर देगा। कब तक बना रहेगा, जब तक कि कोई एक नया कैंडिडेट अपना पद ग्रहण ना कर ले, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। तो एक बार मेरे को बताइए कि कुलाधिपति आपको समझ आ गए हैं कि कुलाधिपति कौन होते हैं, कितने साल के लिए कार्य करते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं कि नहीं हैं, किन व्यक्तियों को बनाया जाता है, कौन सिफारिश करता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, कितने लोगों में से चुने जाएंगे। मतलब 3 लोगों का पैनल होगा, उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। तो एक बार आप इसको जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम कुलपति के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइए इतना समझ आ गया है।
चलिए, तो हम देखेंगे कुलपति। अब हम क्या देखेंगे? कुलपति के बारे में। तो कुलपति में आपको बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, हम एक एक करके सारे देखेंगे, आपको सारे महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला इसमें कुलपति की नियुक्ति खंड 2 के अधीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। मतलब खंड 2 के अधीन मतलब जो कार्य समिति है, कार्य समिति 3 लोगों का नाम देता है, उसमें से किसके द्वारा की जाएगी? कुलाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। तो मतलब जो कुलाधिपति है उनकी नियुक्ति भी कुलाध्यक्ष जी करेंगे और कुलपति की नियुक्ति भी कौन करेंगे? कुलाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। फिर इसमें लिखा है, परंतु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन ना करे तो वह विस्तारित नया पैनल मंगा सकेगा। मतलब क्या है कि उसको पसंद ही नहीं आए, जो पैनल में जो 3 व्यक्ति थे, अगर उनको पसंद नहीं आते हैं तो वो नए 3 व्यक्तियों की फिर से सिफारिश या नया पैनल की फिर से सिफारिश वो कर सकते हैं। फिर इसमें लिखा है, दूसरा है खंड 1 में निर्दिष्ट समिति में 5 व्यक्ति होंगे। देखो हमने क्या देखा था ऊपर कि जो कुलाधिपति होंगे इसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे? इसमें 3 व्यक्तियों का पैनल होगा, ठीक है। और जो आपका कुलपति जी की नियुक्ति होगी उस समिति में 5 व्यक्ति होंगे, जिसमें से 3 किससे होंगे? कार्य परिषद के द्वारा होंगे और 2 किसके द्वारा होंगे? जो कुलाध्यक्ष होगा उनके द्वारा नॉमिनेट व्यक्ति किए जाएंगे। तथा कुलाध्यक्ष का एक नाम निर्देशी समिति का संयोजक होगा। तो देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि इसमें 3 लोग होंगे, उसमें से एक चुना जाएगा। तो नहीं, सॉरी, वो गलती से मैंने बता दिया है। 3 लोगों की कमेटी होगी, उस कमेटी जो 3 लोगों की कमेटी होगी वह एक नाम को देगी, किसको? कुलाध्यक्ष को देगी। अगर कुलाध्यक्ष को नाम पसंद आ जाता है तो वह नियुक्त कर देगा, और उसको लगता है कि नहीं हमें किसी और की ज़रूरत है तो फिर जो 3 लोगों की जो कमेटी है वो फिर से एक नया नाम देगी। लेकिन कुलपति के केस में उल्टा है। कुलपति के केस में 5 लोग होंगे, 3 लोग होंगे किसके? कार्य परिषद के, और 2 लोग को नॉमिनेट कौन करेगा? कुलाध्यक्ष नॉमिनेट करेगा। जिसमें से क्या होगा? एक जो व्यक्ति होगा वो नाम निर्देशी समिति का क्या होगा? संयोजक होगा। इतना समझ आ गया है? बताइए मेरे को जल्दी से, इतना समझ आ गया है क्या? हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर होते जाएं। ठीक है, अब इसमें लिखा है, परंतु समिति का कोई भी सदस्य उस विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी या उस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, जितने भी ये 5 मेंबर हैं उनका संबंध ना तो विश्वविद्यालय से होना चाहिए, ना महाविद्यालय से होना चाहिए, ठीक है, ना उस विद्यालय के प्राधिकारी का सदस्य होना चाहिए। तो समझ आ गया है? बताइए मेरे को, समझ आ गया है? ठीक है। फिर इसमें है, कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। तो याद रखना है क्या होगा? यह वैतनिक अधिकारी, कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। चौथा है, कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा और यथास्थिति वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो हमने क्या देखा था कि जो आपके कुलाधिपति थे वो सिर्फ 5 साल तक का उनका बोला गया था कि भैया वो 5 साल तक काम करेंगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स इनकी एज नहीं बताई थी। लेकिन जो आपके कुलपति हैं इनको 5 और 70 या तो 5 साल काम करेंगे या फिर 70 साल तक नहीं हो जाते। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे उनकी आयु है 68 साल में वह क्या बने हैं? कुलपति बने हैं। तो वह सिर्फ कितने साल तक ही काम कर पाएंगे? जब तक वह 70 साल के नहीं हो जाते, मतलब सिर्फ 2 साल के लिए काम करेंगे। यहाँ 5 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होगा। लेकिन यदि वह 45 साल के हैं तो वह कितने साल तक काम कर सकते हैं? तो 70 साल तक। तो 70 के लिए तो बहुत टाइम है, तो वो कब तक करेंगे? 5 साल, मतलब 5 साल मतलब 50 साल तक वो क्या करेंगे? काम करेंगे। और पुनर्नियुक्ति के लिए क्या नहीं होंगे भैया? ये पात्र नहीं होंगे।
तो एक बार देख लीजिए इतना समझ आया है क्या? बताइए। ठीक है, अब इसमें लिखा है परंतु 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। फिर इसमें है परंतु यह और कि कुलाध्यक्ष यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा कोई कुलपति जिसकी पदावधि समाप्त हो गई, कुल मिलाकर 1 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक जो उसके द्वारा भी निर्दिष्ट की जाए पद पर बना रहेगा। मतलब क्या है, अगर 5 साल तक उसने कर लिया है तो कुलाध्यक्ष क्या करेंगे, 1 साल का टेन्योर और दे देंगे कि भैया आप 1 साल तक और कर सकते हो, लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी। तो समझ आ गया है, दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसमें जो 5वां प्रावधान है इसमें लिखा है खंड 4 में किसी बात के होते हुए भी कुलाध्यक्ष कुलपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पश्चात किसी समय लिखित आदेश द्वारा कुलपति को अक्षमता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के अतिक्रमणों के आधार पर पद से हटा सकेगा। समझ आया है? कौन पद से हटाएगा? कुलाध्यक्ष हटाएंगे लिखित आदेश के द्वारा। समझ आ गया है? और कौन कौन से कारण है? अक्षमता है, कदाचार है, कानूनी उपबंध है, यह सारे हो जाएंगे। फिर है परंतु कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति को उसके विरुद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर ना दिया गया हो। मतलब इसका है कि उसको अपने पक्ष में बात रखने के लिए, है ना, पहले उसको अपने पक्ष में बात रखने के लिए दिया जाएगा मौका। अगर वह नहीं कर पाता है साबित तो फिर उसको लिखित दे दिया जाएगा। समझ आ गया है? ठीक है। परंतु यह और कि कुलाध्यक्ष ऐसे आदेश करने से पूर्व कुलपति से भी परामर्श करेगा। तो मतलब क्या है कि उसके खिलाफ आदेश आ गया कि भैया इसको रिमूव करना है, तो कुलाध्यक्ष क्या करेगा, एक बार कुलपति से भी परामर्श करेगा। समझ आ गया है? ये पढ़ लीजिए आप इसको। फिर इसमें है परंतु यह भी कुलाध्यक्ष ऐसा आदेश करने से पूर्व किसी समय जांच के लंबित रहने के दौरान उक्त कुलपति को निलंबन अधीन रख सकेगा। मतलब क्या है कि भैया जांच होगी, ऐसे तो तुम रिमूव कर नहीं दोगे किसी को भी, तो जब तक जांच होगी तब तक उसको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। इतना समझ आ गया है? फिर 6वां है कुलपति की परिलब्धियां और सेवा शर्तें निम्नलिखित होंगी। तो इसके लिए क्या क्या परिलब्धियां होंगी, क्या क्या सेवा शर्तें होंगी, इसको हम देख रहे हैं अब। तो इसमें पहला है कुलपति को केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे? केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, किसके द्वारा दिए जाएंगे? केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। यह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसे निवास स्थान के रखरखाव की बाबत कुलपति को कोई भी प्रभार नहीं देना होगा। तो मकान किराया भी मिलेगा, है ना, तो वो चीज़ इसमें आ गई है, वो कुछ काम का नहीं है। अब देखते हैं कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर नियत किए जाएं, परंतु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय का या ऐसे
अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या विशेष अधिकार दिए गए किसी महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहाँ उसे ऐसी भविष्य निधि में जिसका वह सदस्य है अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। मतलब क्या है कि कुलपति तो वो अपने विश्वविद्यालय में तो है ही, लेकिन साथ में उसको एक एडिशनल चार्ज मिल जाता है बतौर सदस्य के रूप में, बतौर किसी भी रूप में उसको अगर एडिशनल चार्ज दिया जाता है तो भविष्य निधि में से उसके लिए क्या किया जाएगा भैया, पेमेंट किया जाएगा। और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में उस व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिसमें वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था। समझ आ गया है? फिर इसमें है परंतु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा। मतलब उसको क्या मिलेगा, पेंशन जो मिल रही है वो भी उसको क्या होगी, मिलेगी। फिर इसमें है कुलपति ऐसी दरों से जो कार्य परिषद द्वारा नियत की जाए यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा। तो यात्रा भत्ते का निर्धारण कौन करेगा, कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा यात्रा भत्ता, कार्य परिषद। तो आपके छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है कि कहाँ पे कार्य परिषद नियत कर रही है, कहाँ पर केंद्रीय सरकार कर रही है। यहाँ से आपको प्रश्न आएंगे, यहीं से आप क्या होगे, कन्फ्यूज होगे। एक बार इतना देख लीजिए आप। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों के पास हमारे वीडियोस पहुंच सकें। और मैं आपको एक दो चीज़ और बता दूं कि इसके पहले हमने CCS कंडक्ट रूल और LTC रूल को थ्योरी और MCQ दोनों में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको जाकर भी देख लीजिए, आपको बहुत काम आ जाएंगे वो। जल्दी से एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे, क्या बताइए। ठीक है, अब है इसमें कुलपति किसी कैलेंडर वर्ष में 30 दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी 15 दिन की 2 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी। तो मतलब इसमें क्या लिखा है कि जो कुलपति होगा वो कैलेंडर वर्ष में 30 दिन की दर से पूर्ण वेतन, मतलब 30 दिन का उसको क्या मिलेगा, पूर्ण वेतन मिलेगा। और छुट्टी का क्या होगा भैया, वो हकदार होगा। मतलब उसको ऐसा नहीं कि संडे की आप काट लो, ऐसा इसमें नहीं होगा। और इसमें क्या लिखा है, 15 दिन की 2 अर्धवार्षिक किस्तों में, मतलब क्या है कि 15 दिन की क्या करेंगे वो 2 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप में उसके खाते में जमा कर दी जाएगी। ठीक है। फिर है परंतु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या पद त्याग करता है तो अनुपातः सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए 2.5 दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर भाई आधे में से आता है तो भैया उस हिसाब से किया जाएगा, अगर भाई पूर्ण रूप से आता है तो उस हिसाब से किया जाएगा। तो ये चीज़ ऐसा इसमें कुछ समझाने का नहीं था, फिर भी मैंने एक बार आपको रीड कर दिया है तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर इसमें है कुलपति उपखंड 4 में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए 20 दिन की दर से अर्ध वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्ध वेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जाएगा। तो
तो मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि भैया हमको 20 दिन की छुट्टी चाहिए है तो उसके लिए भी आप हकदार होगे, लेकिन इसके लिए आपको आधी पेमेंट मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी पेमेंट मिलेगी। अगर आप 20 दिन तक की छुट्टी चाहते हो तो आपको आधी पेमेंट मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी आपको जो आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको आपको लगाना रहेगा। तो इतना समझ आ गया है क्या? अगर एक चीज़ और है, अगर वह मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देता है तो भैया उसको फिर पूर्ण वेतन के रूप में भी उसको छुट्टी मिल सकती है। इतना समझ आ गया है? चलिए, फिर है परंतु जब ऐसी छुट्टी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्धवेतन छुट्टी की दुगनी मात्रा बाकी अर्धवेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी। तो मतलब इसमें बोला गया है कि जब आप ऐसी छुट्टी को परिवर्तित में करते हो तो अर्धवेतन छुट्टी की जो दुगनी मात्रा है वह बाकी जो आपकी अर्धवेतन छुट्टी है उसमें क्या की जाएगी भैया? विकलित की जाएगी। फिर है यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो प्रति कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो अगर रैंडमली अगर उसका पद त्याग हो जाता है तो भैया कुलपति का पद कौन धारण करेगा? प्रति कुलपति धारण करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, कौन धारण करेंगे? प्रति कुलपति धारण करेंगे। फिर इसमें लिखा है परंतु यदि प्रति कुलपति उपलब्ध नहीं है तो ज्येष्ठतम जो आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक यथास्थिति नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या विद्यमान कुलपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता। तो अगर प्रति कुलपति नहीं है तो भैया कौन करेंगे? जो आपके ज्येष्ठतम आचार्य होंगे, मतलब जो प्रोफेसर होंगे आपके सीनियर, फिर वह कुलपति के पद का निर्वाह करेंगे। तो इतना समझ आ गया है कि एक बार जल्दी देख लीजिए। तो अब हम कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य देख रहे हैं कि कुलपति की आखिर में क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले इसमें है कुलपति कार्य परिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि विद्या परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, कार्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं और वित्त समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो कौन होंगे भैया? कुलपति जी होंगे। और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, स्टार लगा लीजिए, इससे एग्ज़ाम में प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे आएगा समझ, जल्दी बताइए। ठीक है। दूसरा है कुलपति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, किंतु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य ना हो। तो मतलब क्या है कि अगर विश्वविद्यालय में किसी कोई अधिवेशन चल रहा है तो उसमें क्या कर सकता है? उसमें उपस्थित हो सकता है और उसमें संबोधन भी अपना कर सकता है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वह जब तक उस प्राधिकारी या निकाय का सदस्य नहीं बन जाता है तब तक उसे मत देने की अनुमति नहीं होती है। तो इतना समझ आ गया है क्या? बताइए। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो इसमें तो कुछ समझाने का है ही नहीं, आपको समझ आ गया होगा।
फिर है कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं शक्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकेगा। मतलब अनुशासन बनाने की शक्ति मेनली किसके पास है? कुलपति के पास है। ठीक है, अगर कुलपति चाहे तो वह अपनी शक्तियों को किसी और व्यक्तियों को सौंप सकता है कि भैया आप अनुशासन बनाने के लिए आप जिम्मेदारी लो। तो समझ आ गया है। फिर लास्ट इसमें कुलपति को कार्य परिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने और बुलवाने की शक्ति होगी। भैया जब वो उसका अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष है, तो उसके अधिवेशन को भी वह बुला सकता है या बुलवा सकता है किसी और के माध्यम से। तो समझ आ गया है। बताइए। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का हम अगले लेक्चर में करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।